नमस्कार, मैं कांत सिंह आपके अपने परिवार टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले 3 जो हमने रीजनिंग के सेट लगाए हैं उनमें आपको खूब बेनिफिट मिला होगा। आपका दिमाग जो है रीजनिंग के प्रति थोड़ा सा बदला होगा, नए पैटर्न को आपके दिमाग ने स्वीकारा होगा। आज उसी क्रम में हमारा सेट नंबर 4 शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रियल मॉक एनालिसिस की जो हमारी सीरीज है, उस रियल मॉक एनालिसिस की सीरीज का सेट नंबर 4 आज हम करेंगे। जैसा कि मैं रोज बताता हूं, जून 2022 के बाद टीसीएस का जो नया पैटर्न बदला है उसको लेकर हमारा आज का पूरा सेट है, ठीक है। और आज का सेट थोड़ा सा और अच्छा है। रेलवे की परीक्षाओं में भी जो चीजें शामिल होती हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो आइए हम अपना बिना ज्यादा बात किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास 1 घंटा है और इस 1 घंटे में हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो है आप लोग मेरे साथ साथ बना सकते हैं। आज लगभग हमारे पेपर में 25 के लगभग क्वेश्चन है और मेरा टारगेट रहेगा कि 1 घंटे में मैं 25 क्वेश्चन पूरे करवा दूं। आप लोग सिर्फ इस चीज को देखना कि मेरे साथ साथ आप कितने सवालों का जवाब दे देते हैं। जितने सवालों का मेरे साथ आप जवाब दे देंगे, समझिए एग्जाम में उसी तरीके से आप सवाल बनाएंगे। चलिए सबको एक साथ मेरा गुड इवनिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर ऑफलाइन की फीस कितनी है? आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दी है, उस पर आप कॉल कीजिए और बात कीजिए। यदि निम्न समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और माइनस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्न समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, हमसे पूछा गया है। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को, जय भीम। आ जाइए, शुरू कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं हर सवाल के लिए आपके पास थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते जाऊंगा। मैं देखूंगा कि कैसे आप जो मेरे साथ साथ सवालों को बना देते हैं। सर आज सीजीएल में रीजनिंग इजी आई थी। सत्येंद्र सैनी, आपका एग्जाम था क्या भाई सीजीएल का? वैसे रीजनिंग इजी होती है, केवल हमारे अप्रोच जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर अप्रोच हमारे आसान हो तो फिर अपने आप रीजनिंग इजी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अभी किसी का जवाब नहीं आया है, ठीक है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ऐसा ये कथन शिव खेड़ा का है। जीत आपकी नाम से किताब चलती है, उनकी मोटिवेशन किताब है छोटी सी, जीत आपकी, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। शिव खेड़ा राइटर का नाम है। उनका स्टेटमेंट है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाँ जी, आइए। कहता है प्लस और भाग के स्थान को प्लस पर बदल दें, कि जहां जहां प्लस है वहां वहां तुम भाग कर दीजिए। इसमें और कहां प्लस है? कहीं भी प्लस नहीं है। जहां प्लस है वह भाग कर दें, और जहां भाग है वहां प्लस कर दीजिए। इस भाग की जगह तुम क्या कर दीजिए? प्लस, और इस भाग की जगह भी तुम क्या कर दीजिए? प्लस। अभी किसी का जवाब नहीं आया है, ठीक है। और माइनस और गुणा के स्थान प्लस पर बदल दें। यहां क्या हो गया? माइनस। इस माइनस और इस गुणा की जगह भी क्या कर देंगे? माइनस, और इस गुणा की जगह भी माइनस कर देंगे। और जहां माइनस है वहां आप गुणा कर देंगे, यहां आप क्या करेंगे? गुणा, और यहां भी आप क्या कर देंगे? गुणा। ये नया समीकरण आपका बन चुका है। ध्यान दें, ये बन गया है 100 माइनस। आप जानते हैं सर ये वाला नंबर भाग हो रहा है यहां, तो 121 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 ही बचेगा, और गुणा। आगे 7 बना है, ये तो प्लस हो चुका है, तो प्लस आपका कितना बनेगा? 24। और ये क्या बन चुका है? गुणा। 8 बना है तो ये गुणा 8 रहेगा, ठीक है। माइनस यहां बन जाएगा 33, और माइनस 99, और प्लस 17। ये आपका आंसर होगा। बी सब लोग नहीं, एक ही जने का आंसर आया है। बी 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 सबका उत्तर आ रहा है। आइए सर देखिए, आप मुझे बताइए 11 7 कितना होता है? 77। तो आप बोलेंगे गुरुजी 100 माइनस 77 प्लस, आप कहेंगे सर 24 8 192, तो ये हो गया 192, माइनस 33 माइनस 99, और प्लस कितना हो जाएगा? 17। सर प्लस प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आप YouTube के में ही सिंप्लीफिकेशन पर जाइए, और सिंप्लीफिकेशन के आपको 3 क्लास मिलेंगी टोटल। उन 3 क्लासों में आपको मैंने ये बताया है कि ऐसे सवाल कैसे, जो प्लस माइनस वाला फंडा है वो क्या है। आइए चेक करते हैं। यहां से पॉजिटिव नंबर से एक साथ जोड़ लेंगे। 100 और 192 जो होगा ना वो होगा 292, और 292 में अगर मैं 17 जोड़ दूंगा ना तो बन जाएगा 309। तो ये तो बन गया 309 माइनस। अगर यहां देखूंगा ना तो ये बन गया 100 और कितना, सॉरी 110 209, ये बन जाएगा 110 और 209। उत्तर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 100 आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी का उत्तर 100 आया है? हाँ या ना? फटाफट मुझे बता दीजिए, क्या उत्तर आपका 100 ही है क्या? 1 मिनट। उम्मीद करता हूं सबका उत्तर 100 ही होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन मैं निकाल देता हूं, देखिए सब क्लियर सबका? आगे आइए। अगला सवाल है 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं, आप उनको देखिए। 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार कर रहे हैं, भले ही वे सामान्य तथ्यों से ज्ञात भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए निष्कर्ष का पालन करते हैं। आज के सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं, मेरे साथ साथ आप सारे सेट को लगाने की कोशिश कीजिए। कहता है सभी तव्य पेन हैं। सभी तव्य पेन होने का मतलब है कि जितने भी तव्य हैं वो सारे के सारे तव्य हैं। सारे के सारे तव्य क्या हैं सर? पेन है, तो सारे तव्य पेन होंगे। फिर कहता है सभी पेन ब्रश हैं। सारे के सारे पेन जो हैं वो किसकी कैटेगरी में है? ब्रश की कैटेगरी में है, तो सारे पेन ब्रश हैं। सभी ब्रश मेज हैं, इसका मतलब जितने भी ब्रश हैं वो सारे के सारे ब्रश क्या हैं? मेज हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर सभी ब्रश मेज हैं। क्लियर है सबका? सर कैसे हो? मैं अच्छा हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? आगे आइए सर, निष्कर्ष देखते हैं। ये तीनों में कथन के रूप में आरेख बना चुका हूं। निष्कर्ष है कुछ पेन कुछ मेज तव्य हैं क्या? तो ये तो रहा मेज और ये रहा तवा। अंदर ही अंदर वाला पार्ट तवा है। सर इस मेज के अंदर तवा है, तो देखो ये सारी जितनी मेज हैं उसमें से कुछ हिस्सा तवों ने ले रखा है। हाँ कुछ मेज तव्य हैं, ये सही बात है सर, पहला हो गया। फिर कहता है सभी पेन तव्य हैं क्या? सभी पेन, देखो ये तो रहा पेन और ये रहा तव्य, तो बाहर तो आपका बन रहा है पेन और अंदर बन रहा है तव्य। ये कहता है जितने भी पेन हैं वो सारे के सारे तवों के अंतर्गत हैं क्या? नहीं सर, ये गलत बात है। सारे पेन जो हैं वो तव्य नहीं है। सारे तव्य जरूर पेन के अंदर है, लेकिन पेन देखो ये इतने पेन ही तव्य है, बाकी तव्य नहीं है, गलत है। कोई भी पेन तवा नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव निष्कर्ष निकलने की गुंजाइश ही नहीं होती है। तो आप कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष कौन पालन करता है? उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का उत्तर यही हुआ होगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। आप आराम से देखिए, कोई पेन तवा नहीं है। कैसे नहीं है? कोई पेन तवा कैसे नहीं है? ये पेन रहा, इसमें से कुछ हिस्सा तवों ने ले रखा है, इसका मतलब आपका केवल और केवल आंसर होगा 2 नंबर सही। आइए अगला सवाल देखिए। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। ये वाला जो है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था जिनका नहीं पढ़ा होता है वो। अगर जिंदगी में कभी आप एग्जाम देने जाते हैं, और जिंदगी का मतलब आपने बहुत एग्जाम दी होंगी, लेकिन अगर आपने कई सारी एग्जाम दी है, लेकिन अगर आपके सामने ये वाला जो है ना पैटर्न पहली बार आ गया है, तो आप एग्जाम में इसको देख के हड़बड़ा जाएंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं इसका क्या सेंस है। आप इसको इग्नोर मारिए, ठीक है? वैसे इग्नोर मारने लायक चीज नहीं है ये। इग्नोर मारने लायक चीज इसलिए नहीं है क्योंकि यहां कह रहा है कि 5 और 1 को अलग अलग नहीं तोड़ सकते, 5 और 1 6 नहीं बना सकते तुम। उत्तर बताइए क्या सही आंसर होगा? 15 41 4 है, 19 71 5 है। आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 15 41 4 है, 19 71 5 है। जिस प्रकार से ये 2 ग्रुप आपके सामने हैं, उसी प्रकार से उनमें से कौन सा ग्रुप इसको मैच करता है, आपको ये बताना है सर। रविंद्र एक उत्तर आप पहले का ही इसी का दे रहे होंगे यकीनन। अगर किसी का उत्तर आ चुका है तो आइए हम देखते हैं। सर यहां से आप 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो देखो ये है 15 चौके 60, दोनों साइड वाली संख्याओं को गुणा करो, 15 चौके 60, और दोनों साइड वाली संख्याओं को गुणा करके दोनों साइड वाली संख्याओं का योग इसमें से घटा दीजिए, तो बीच वाली संख्या आपको मिलेगी। दोनों साइड वाली संख्याओं के गुणनफल में से दोनों साइड वाली संख्याओं का योग घटा दीजिए, बीच वाली संख्या मिलेगी। यहां आप दोनों साइड वाली संख्याओं का जो गुणनफल है 19 5, यहां सॉरी माफ कीजिएगा गुणनफल है ये, सॉरी गुणनफल है 15 गुणा 4, ऐसा बना है ये। तो दोनों 19 5 95, 95 में से 19 और 5 कितना 24, अगर कम कर देंगे तो बनेगा 71। अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा अप्रोच काम कर रहा है। दोनों साइड वाली संख्याओं का गुणनफल 10 दूनी कितना होगा 20 होगा, माइनस दोनों साइड वाली संख्याओं का योग 10 + 2 12 होगा, क्या बराबर बीच वाली संख्या 8 बन रही है? यही आपका राइट आंसर होगा। एक तरीका ये भी अगर कोई लगा रहा है तो ये भी कह सकता है कि इससे एक कम संख्या से गुणा कर दो, 15 3 45 में से फिर यही कम कर दो। इससे एक कम संख्या लो 4, 19 का 76 में से यही 5 कम कर दो 71, तो उससे एक कम संख्या लेंगे 1 अगर बनाऊंगा तो 10 से कम 10 में से यही संख्या 2 कम कर देंगे तो 8 ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर नहीं मिल रही है सर बीच वाली, कैसे नहीं मिला है? दोनों कैसे नहीं मिला है भाई हितेश, आराम से देखिए, मिलेगा जरूर। उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, जवाब दीजिए, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा। ठीक है, एक श्रृंखला दी है S2L P6N
M18P दिया है, J54R दिया है और G162T दिया है। कहता है बताइए अगला सीरीज कौन सा होना चाहिए, हमसे पूछा गया है। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। वैसे तो मैं ये कह सकता हूं ये -3 हुआ है, P 19 नंबर पर आता है, 19 से 16 नंबर। फिर यहां से भी ये -3 हुआ है तो ये -3 होगा। M से 3 कम करेंगे 10 नंबर पर J आएगा और J से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, G आएगा। G से अगर मैं 3 7 में से 3 गया 4 नंबर पर D आएगा, मतलब हमारा उत्तर D वाला होगा। और हमारा उत्तर अगर D वाला होगा, अरे भाई तुम क्यों आई हो यहाँ, एक मक्खी आ गई है, स्क्रीन है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। देखिए तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्तर जो है सर वापस से देखो एक बार, देख लिया भाई, मैंने 2 तरीके से देखा है, आप ही देखिए दोबारा। यहां से देखो लास्ट वाला देखो, 2 ज्यादा है, फिर 2 ज्यादा है, फिर 2 ज्यादा है, फिर 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा होगा, +2 होगा। टी से 2 ज्यादा जो है ना वो लास्ट में क्या बन जाएगा सर, टी से 2 ज्यादा V बन जाएगा। मतलब V वाले सारे ही ऑप्शन हैं। अब यहां से चलो यहां तक ठीक है। अब देखना बीच वाला अक्षर 2 है, 2 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 18 है, 18 के बाद में 54 है, 54 के बाद में 162 है। अगला हमें सीरीज देखना है, तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, 18 3 54, ये 4 3 12 और 5 3 15 और 1 16, तो इसका 3 गुना तुम कीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 16 3 48, 400 कितना आएगा 86, तो बीच में आना चाहिए 486। है क्या कोई उत्तर? 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। अच्छा सा सवाल था और शानदार सा सवाल था, सबका क्लियर होगा, हाँ या ना बताइए। आप कहेंगे हाँ सर। आगे आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में खतन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं। खतन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है हमको ये बताना है। इसको इस टॉपिक का नाम कई बच्चों को नहीं पता होता है। इस टॉपिक का जो नाम होता है वो असमानता होता है। टॉपिक का जो नाम होता है वो असमानता होता है सर। शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जब जाते हैं तभी इसका सामना होता है। आपको पढ़ने को ये बहुत कम लोगों को मिलती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सर चीज पढ़ने को मिलती है। एक बच्चा क्या लिख रहा है, कांजी मास साहब राम राम, प्रकाश गुजर कुचामन। अच्छा प्रकाश जी नमस्कार, मैं आपको पहचान गया हूँ, ठीक है, नमस्कार प्रकाश जी। देखिए सर असमानता यहां बता रहा है, ठीक है। असमानता में इसका सेंस देखो क्या है। मैं कोशिश करता हूं आपको यहां चीज समझाऊं। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है। इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है P और Q, इसका सेंस होता है ना कि P बड़ा भी हो सकता है और P जो है वो बराबर भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। और Q और F, इसका मतलब देखो ये दोनों आपस में बराबर और बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर ये Q से बड़ा F और ये दोनों बराबर हैं, अगर यहां ध्यान रखेंगे P और Q से कन्फर्म शुद्ध रूप से F बड़ा है तो शुद्ध रूप से R भी बड़ा होगा। अगर Q से F बड़ा है तो R भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। और ये P अगर दोनों ये बराबर भी रहे ना, अगर P और Q दोनों बराबर भी रहे और इधर F और R दोनों बराबर रहे, तो इन दोनों की एक ही बात है, इन दोनों की एक ही बात है, इन दोनों के पक्ष से ये वाला पक्ष हमेशा बड़ा रहेगा। और पहला देखो क्या कह रहा है, R की तरफ मुंह खोल रहा है, इसका सेंस है कि क्या R P से बड़ा है क्या। तो देखो इस P की तुलना में यहां ये P से बड़ा होगा कन्फर्म R, और यही कह रहा है R की तरफ मुंह खुला है, तो पहला तो सही होगा। अगला जो हमारे यहां बोल रहा है वो बोल रहा है F और B के बीच में संबंध देखो, F और B के बीच में, तो ये सर यहां से F और B है, इस जगह से F और B है। आज के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, F और B में से कौन बड़ा है, तो F बराबर किसके है, R के, और R बड़ा है ना, R बड़ा है किससे, M से। अब ये दोनों कंफर्म नहीं है बराबर, या मैं अगर बराबर भी मानू ना सर, तो भी इस वाले पक्ष से ये वाला पक्ष हमेशा बड़ा ही रहेगा। मतलब F 100% जो है वो B से बड़ा ही रहेगा, और बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। लेकिन इसमें किसको बड़ा कर रहा है, B को, इसका मतलब दूसरा गलत है। सही जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एक ही होगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष जो है वो एक होगा। अब मैं एक लॉजिकल बात बताता हूं। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत पता है क्या होती है, यहां केवल फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन टीसीएस कहते हैं सर उसको। मैं कहता हूं ना, चीते की चाल बाज की नजर, टीसीएस के पैटर्न पर कभी शक नहीं करते मेरे दोस्त। आपको पता है आप क्या करते हैं, 1 नंबर सही होने के चक्कर में इसको सही करके आ जाते हो, क्योंकि तुमने देखा यहां पहला सही है तो पहला टिक कर देते हो। और टीसीएस को पता है क्या है, तुम है ना ऐसे गोली बंदूक भरे हुए आते हो, तो उसको पता है तुम ये करके आ जाओगे, इसलिए इसको अगले ने ट्रांसफर कर दिया, दूसरे नंबर पर डाल दिया। तो प्रश्नों को पढ़ के आंसर देना है, जल्दबाजी में आप लोगों को आंसर नहीं देना है। क्लियर है? आगे आइए।
ये आसान सा है, ऐसे सवाल टाइम बचाने के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले प्रश्नों में इन सवालों का टाइम हम आपको लगाना है। सर वो पहले वाला क्वेश्चन फिर से करो, वो गलत था। कौन सा क्वेश्चन गलत था भाई? कितने नंबर का गलत था मुझे बताइए आप लोग। सवाल नंबर लिखिए नवीन कुमार, कितने नंबर का गलत था? फटाफट मुझे सवाल नंबर लिखिए, मैं देखता हूं। सबसे पहला सवाल की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? एक निश्चित कूट भाषा में एम एफ, यहां से देखो एम से एक ज्यादा एल, एम के बाद कौन आता है, सॉरी एक कम एल, माफ कीजिए, एक कम एल, एफ से एक कम ई, बी से पहले ए, टी से पहले एस, एफ से पहले ई, सारे माइनस एक हो रहे हैं यहां। यहां भी देखेंगे यू से एक कम जो होता है टी, सब एक एक माइनस हो रहे हैं, तो इससे एक कम माइनस होगा, एस वाला आपका आंसर होगा, मतलब ये दो आंसर नहीं होंगे। आर से पहले क्यू आता है, एस क्यू वाला आंसर होगा, एक ही आंसर है, इसको हटा दीजिए। ऐसे टाइम बचा लो आप, इस तरीके से टाइम बचाइए, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, देखते ही बना देना है। आगे देखिए सर, निम्न अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर एक निश्चित समूह निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्न युग्मों में के समान तर्क का पालन करता है। जिस प्रकार से इनमें कोई संबंध है आपस में, वही संबंध उनमें से किसमें है, आप लोगों को यह बताना है। आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सवाल को बनाने के लिए, आप फटाफट मुझे बताइए बना के कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, फटाफट। और इससे पहले तुम इस सवाल को बनाने से पहले क्लास को शेयर करके आओ, पहले भागो और क्लास को शेयर करके आओ। मैं देखता हूं तुम ना इसको स्टेटस पे लिंक डालते हो, ना किसी ग्रुप में शेयर करते हो, और ये गलत बात है सर। कितना अच्छा अच्छा पेपर आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं और आप लोग जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा सर। सचिन कुमावत 3 क्वेश्चन दे रहा है आंसर। ये सचिन कुमावत कौन आ गया अब अचानक से? अंकित, किसका उत्तर 4 दे रहे हैं भाई? देखो सब, आप लोग यहां क्या क्या सोचते हैं, पहले मैं वो सोचता हूं। आप लोग ये सोचते हैं ना कि P का L बना है, तो तुम ये देखते हो कि सर ये तो माइनस कितना हुआ है 4, फिर तुम देखते हो कि यहां माइनस का कितना हुआ है 8, और यहां देखते हो कि माइनस का कितना हुआ है 3। लेकिन क्या ये लॉजिक इसमें लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहां प्लस का कितना हो रहा है 2, और यहां तो और भी उल्टा सीधा हो रहा है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है जो आपने लॉजिक लगाया है। अगर ये लॉजिक गलत है सर, समुच्चय संख्या वाला, ठीक है, अभी इस सवाल के बाद में दोबारा देख देते हैं। PROLJM हो सकता है गलत हो, मैं देखता हूं दोबारा। यहां से तुम देखोगे तो कितना हुआ है -3, -8 और -3। यहां से देखोगे बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। फिर क्या होगा वो देखिए। किसी का जवाब आया है 4 नंबर, इसका आप उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से, ठीक है। हाँ सर नवीन भाई देख लेते हैं, रुको तो सही 1 मिनट। यहां देखो इस वाले में P का उल्टा बताओ। युग्म में मैं यहां एक चीज बताता हूं, ABCDEFGHIJKLM। सर A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है और M का N होता है। ये विपरीत युग्म बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? विपरीत युग्म बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के 13 अक्षर उल्टे रूप से अंतिम 13 के विपरीत होते हैं, ये सबको पता है सर, ठीक है। आगे बोलो सर, एक चीज देखो, P का उल्टा क्या होता है, उधर देख लो, काला पानी, K उल्टा होता है। R का उल्टा क्या होता है, I, और O का उल्टा क्या होता है, L। अब देखो K से एक ज्यादा L है, I से एक ज्यादा J है और L से एक ज्यादा M है, प्लस एक है कि नहीं है। आपको इसके विपरीत अक्षरों को देना है और विपरीत अक्षरों से एक एक ज्यादा बन रहा है। यहां से इसका एक का उल्टा क्या होगा Z, E का उल्टा क्या होगा V और N का उल्टा M होगा। ये सबसे पहले तुमको बनाना है विपरीत अक्षर, और विपरीत अक्षरों से एक एक ज्यादा करोगे तो B, W और N सबसे एक एक ज्यादा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। तो यहां क्या करना है, सबके विपरीत अक्षर देखने हैं और फिर देखना है एक एक ज्यादा है क्या। G का उल्टा T होता है और T से ये एक ज्यादा है। U का उल्टा F होता है और F से एक ज्यादा G है। N का उल्टा M होता है और ये M का M ही लिखा है, मतलब ये गलत है। K का उल्टा P होता है और L का उल्टा क्या होता है, O होता है, और P का उल्टा K होता है। P से एक ज्यादा Q है, O से एक ज्यादा P है और K से एक ज्यादा L है। यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं राइट आंसर आपका 2 नंबर बनेगा। क्या सच में सवाल अच्छा था क्या?
मैं एक बात बताऊं सर आपको, ये गुड क्वेश्चन की श्रेणी वाला है। वो सुरेंद्र कहता है ना जो सीआईएसएफ में लग गया है, वो गुड क्वेश्चन जो बोलता था, वो गुड क्वेश्चन की श्रेणी का सवाल है। एग्जाम में अपना दिमाग शायद आप ना लगा पाओ, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी कैटेगरी का है, जरूर आप बनाइएगा। क्लियर है? आगे आइए सर। आगे आने से पहले मैं एक बार, एक बच्चे ने कहा है कि सर वो पहला सवाल जो है वो वापस आपको युग्म वाला देखना चाहिए, तो मैं युग्म वाला सवाल फिर से देख लेता हूं। सर यहां से देखो, 15 चौके 60 और 15 और 4, या 15 और 4 है, 5 और 4 नहीं, वो मेरे दिमाग में 15 और 4 19, 19 में से 19 गया 41 बचेगा। यहाँ 19 और 5 कितना हो गया 95, और अगर 95 में से मैं 19 और 5 24 कम करूंगा, तो 24 कम करूंगा तो 1 और 7 71 ही आएगा। चेक कर लो भाई, 10 दूनी 20, 10 और 2 12, अगर कम करेंगे तो 8 ही बचेगा। सही है। अच्छा तुम इसको देख रहे थे, अरे मैं यहां से सोच रहा था, सोचने की भी देखो, जो मुंह से बोल रहा था उसको भी सोचो तुम, ठीक है? लिखने पर मत जाइए, साथ साथ में तुम इस भी चीज को देखो कि बोल क्या रहा था। आइए अगला सवाल देखिए। चांद मोहम्मद, जिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की तुम कल परसों बात कर रहे थे कि सर उसके भी क्वेश्चन लाइए, उसके भी क्वेश्चन हैं, अच्छे रेलवे बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है? आजकल रेलवे जिनका लोको पायलट वगैरह का एग्जाम है, उन लोगों के सामने ये समस्या आएगी। देखिए सर, कहता है पी एल के यू जे और वाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 कर्मागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यात्रा उत्तर प्रदेश की। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। के ने किस महीने यात्रा की, हमसे पूछा गया है सर। सर ऑफिस का लोकेशन भेज दीजिए। सर आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। विक्की चौधरी इस पर कॉल कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है? विक्की चौधरी इस पर कॉल कर लेना आप लोग, ओके? देखो बताइए कोई सवाल का जवाब है किसी के पास? नहीं है? आइए मैं बताता हूं सर। पी एल के यू जे और वाई समान कैलेंडर वर्ष में 6 कर्मागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। पी एल के यू जे और वाई। कई बच्चे जो मेरे साथ साथ पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, उनका जी मचला रहा है इस वक्त इस प्रश्न को बनाते हुए। हाँ, जी मचला रहा है इस प्रश्न को बनाते हुए। कहता है पी नवंबर महीने में राजस्थान की यात्रा करता है। हमें स्थानों से मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल में हमें केवल डेट पूछी है, वो सॉरी महीना पूछा है, इसलिए ये नवंबर महीने में यात्रा कर रहा है। ठीक है जी, पी नवंबर महीने में यात्रा करता है। पहली ये लाइन खत्म होती है। यूं पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहा है। पी से 2 महीने पहले, तो नवंबर में पी यात्रा कर रहा है, तो पी से 2 महीने पहले, नवंबर से पहले अक्टूबर और सितंबर, तो पी जो है यू जो है वो सितंबर में यात्रा कर रहा है। यू कब यात्रा कर रहा है? सितंबर में यात्रा करेगा। आराम से देख लीजिए, यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यात्रा की। अगर इसका महीना नवंबर है तो इसका महीना सितंबर होगा। मैं इस लाइन को भी क्लियर कर देता हूं। मैं कहता हूं ना, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आए तो लंबी सी सांस लीजिए और फिर सवाल को बनाइए। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि वाई ने जुलाई का महीना सोचा है। ठीक बात है, वाई ने जुलाई के महीने को पसंद किया है, तो वाई ने जुलाई के महीनों को पसंद किया। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। मतलब जे जो है वाई और यू के ठीक मध्य में बैठेगा। इसका मतलब आप कहिए कि यू पहले से बैठा है और वाई, ये तो रहा वाई, ये रहा यू, इन दोनों के ठीक मध्य में बैठेगा। अब मुझे बताओ, सितंबर और जुलाई के ठीक मध्य में कौन आता है? अरे जुलाई, जुलाई के बाद कौन आता है सर? अगस्त, और अगस्त के बाद कौन आता है? सितंबर। सवाल में साफ साफ लिखा है यू सितंबर में यात्रा करता है, वाई जुलाई में यात्रा करता है, और इन दोनों के ठीक मध्य में जे यात्रा करेगा। इसका मतलब जे जो है वो किस में यात्रा करेगा? अगस्त में यात्रा करेगा। बढ़िया बात कह दीजिए। आगे देखिए सर, ये हो गया सबका। कहता है एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। वाई ने अगर जुलाई में यात्रा की तो एल ने कहां यात्रा की होगी? जून में यात्रा करी होगी, तो एल ने जून में यात्रा करी। एल ने जून में यात्रा करी। एक बात यहां ध्यान से पढ़ना सब लोग, 6 कर्मागत महीने हैं। अगर इनमें कोई क्रम टूट रहा है तो अक्टूबर की वजह से टूट रहा है।
आराम से देखो, सितंबर आ गया, अगस्त आ गया, जुलाई आ गया, नवंबर आ गया। अगर क्रम बनाए रखना चाहते हो तो आपको यहां अक्टूबर बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरे मन में यह भी आ रहा था, हो सकता है ये जून से पहले हो सकता है दिसंबर में चला जाए, लेकिन आप सोचो क्रम बनाने के लिए अक्टूबर होना जरूरी है। हमें कहता है के ने किस महीने में यात्रा करी, के ने जो यात्रा करी वो अक्टूबर में करी। उम्मीद करता हूं आपका उत्तर 4 नंबर होगा। सबसे अच्छा सवाल है सर, रेलवे के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज इन पर ध्यान देंगे, आपके लाइक सवाल है, हाँ या ना क्लियर बताइए फटाफट। उत्तर जो है वो 4 नंबर होगा। आगे देखिए, ये सबके लिए है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, सबके लाइक सवाल है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एफ एक वर्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है हमसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आप फटाफट मुझे जवाब देंगे। हाँ, गुड क्वेश्चन है जरूर। ये पूजावाड़ी, तू पहले है ना तेरा ध्यान रख, है ना, इंग्लिश नहीं तेरी सही कर दूंगा मैं 1 ही मिनट में। एनटीपीसी में ये नहीं आया था शायद, ये तो पता नहीं, हो सकता है। इस तरह से बहुत सवाल आए थे एनटीपीसी में, कंफर्म नहीं है, आया होगा एनटीपीसी में। सही बात है, एनटीपीसी के पेपर से वो सवाल मैंने नहीं लिया है, आया होगा शायद एनटीपीसी में, ठीक है। लेकिन विक्रम अच्छा सवाल है मेरे भाई। देखो वैसे विक्रम जी शायद ये तो सर हैं, हाँ क्या बात है। देखो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। यहाँ जो विक्रम जी ने कमेंट किया है अभी, गुरु जी लव यू, वैसे आप मेरे दोस्त कह सकते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं। वैसे आजकल जो है अजमेर में ये रीजनिंग और मैथ्स का कोचिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिन मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, मेरे सामने बैठ के पढ़ते थे, आज अजमेर में कोचिंग करवा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे से पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो जगह जगह कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी विक्रम जी सामने आए हैं तो मैंने उदाहरण दिया है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो सर आप एक वर्ताकार मेज बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6। अगर सर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो ये तो आपका बायां होगा, और ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा होगा सर, दायां होगा। ये वाला पार्ट आपका दायां होगा और ये वाला पार्ट आपका बायां होगा। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब एक चीज और बताता हूं, जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्लीज ध्यान देंगे। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर इस टाइप का कोई सिटिंग अरेंजमेंट है, जो फिक्स है ना उसको पहले बिठाया करो आप, जो फिक्स है। अब डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं तो हो सकता है डी यहां बैठा हो, यहां 2 व्यक्ति ए बैठे हो सकता है ए इधर बैठ के डी इधर बैठा हो। क्या है, कंफर्म नहीं है कि डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन डी पहले बैठेगा कि ई बाद में, कौन सी साइड बैठेगा साइड पता नहीं है। तो जो फिक्स है ना उनको पहले बिठाया करो। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, हाँ सबसे पहले हम इसको बिठाएंगे, जो एफ सी के ठीक दाईं ओर बगल में है, सबसे पहले हम इसको बिठाएंगे सर, ठीक है। एफ सी के ठीक दाईं ओर बगल में है। अब दिक्कत पता है फिर भी यहां है कि कौन से साइड में है हमें यह भी नहीं पता है। अच्छा दाईं ओर है, माफ कीजिए लिखा है। तो अब सवाल उठता है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर कहां बिठाऊं, आपकी जहां मर्जी हो वहां सी को बिठा दो। इतने सारे स्थान हैं, तुम जहां कहीं भी बिठाओ वहां सी को, जहां तुमको शुभ स्थान लगे वहां बिठा दो। सी के दाईं ओर ठीक बगल में एफ है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में एफ है। ये एक लाइन खत्म होती है। मैं फिर कहता हूं, जो फिक्स है उसको पहले बिठाएंगे और कहीं भी बिठा देंगे। सी को मैंने यहां 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 यहां, इतने सारे हैं, मैंने यहां बिठाया, इसके दाईं ओर बगल में एफ को बिठाया। कहता है ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ जहां है उसके दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। ये खत्म है। आगे देखो, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन ई तो पहले से ही बैठा है। बाईं ओर का मतलब इधर दिखना चाहिए। ऐसे घूमने पर ए को मैं कहां बिठाऊं कि उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपको ई जो पहले से बैठा है वो दिखे। मैं यहां ए को बिठाऊंगा। अगर यहां ए को बिठाऊंगा तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। इसका मतलब ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अब कौन कौन बच गया है वो देखो, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये रहा ए। ए को कहां बिठाऊं, डी को मैं यहां बिठाऊंगा तो ही 2 व्यक्ति बीच में बैठेंगे, यहां बिठाए तो नहीं बैठेगा। अब एक आदमी बच गया, ए बी सी डी ई एफ, एफ आ गया, कौन बच गया, ए, बी बच गया, तो ये लो बी आ गया। कहता है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ के दाईं ओर बगल में ठीक डी बैठा है। उत्तर जो होगा हमारा कितना नंबर बनेगा, 4 नंबर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबका अच्छा चल रहा है, क्लियर है सबका। आगे देखिए,
राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन का मुख किस दिशा में हमसे पूछा गया है। प्रत्येक कोण जो है आपको 90 डिग्री बनाते हुए चलना है। बहुत आसान सा है, कोई भी स्टूडेंट बना देगा। राजन एक बिंदु से चलता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मैं यहां से बना देता हूं, वो उत्तर की ओर 200 मीटर चल रहा है। ठीक है जी, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है। याद रखो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा में पेन की नोक रखो। अगर बायां बोले, इधर 12 बजते हैं घड़ी में, ठीक है, तो बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में आप इस साइड में घूम जाओ। अगर इस साइड में घूमोगे तो आप बोलेंगे सर कितना चलता है, 300, तो ये चल गया 300। फिर दाएं मुड़ता है, इधर 9 बजते हैं, दाएं का मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा और ऊपर की ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 400, तो ये चल गया कितना, 400। फिर यहां से पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इधर मुड़ेगा और इधर मुड़ेगा और कितना चलता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो सर ये तो पश्चिम दिशा होती है, तो वो जा रहा है पश्चिम दिशा में। याद रखना, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपका बनता है पूर्व दिशा, और इधर आप देखेंगे तो कौन सा बनता है सर, पश्चिम दिशा। तो आप जानते हैं कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। राइट आंसर इज ए नंबर आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं ए आपका सबका ही आंसर आया होगा। वेस्ट मनीषा जी सही कह रहे हैं आप लोग, यही होगा। आगे चलिए सर। 3 कथनों के बाद उसके 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य तथ्यों से, ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर हैं, सभी पेन इरेजर हैं। फटाफट आप बताइए। एक भाई साहब झुंझुनू वाले कुछ लिख रहे हैं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सर हारना भी बुरी बात नहीं होती है, जिंदगी में हार हमें मिलती रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हार हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, ठीक है, बहुत कुछ हमें सिखा जाती है। देखिए, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है तो आप कहेंगे सर ये कंप्यूटर है, और कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, ठीक बात। फिर कहता है सभी इरेजर मार्कर हैं, जितने भी इरेजर, इसका पता है क्या आरेख बनता है, इसका ये आरेख बनता है, यहां इरेजर होंगे, सभी इरेजर, जितने भी इरेजर हैं वो सब मार्कर में है, तो ये इरेजर होगा और ये मार्कर होगा। तो जितने भी इरेजर हैं वो मार्कर के अंदर आने चाहिए, तो ये इरेजर मार्कर के अंदर आएंगे। फिर सभी पेन इरेजर हैं, इसका मतलब सारे के सारे पेन जो हैं वो इरेजर के अंदर आएंगे, सारे के सारे पेन इरेजर के अंदर आएंगे, तो सारे पेन इरेजर के अंदर आएंगे। क्लियर है सबका? ये वेन आरेख बन गया। ये कोई नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। अगर ध्यान रखो, मार्कर और कंप्यूटर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो अंदर वाले तो कभी टच कर ही नहीं सकते, ठीक बात, बढ़िया। आगे देखिए, कहता है निष्कर्ष कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। हाँ, ये पेन है और ये कंप्यूटर है। जब कोई मार्कर ही कंप्यूटर नहीं हो सकता तो ये तो इसके अंदर है, कभी नहीं हो सकता, तो पहला सही है। कुछ इरेजर कंप्यूटर है, नहीं भाई, इरेजर जब मार्कर और कंप्यूटर एक दूसरे से टच नहीं करते तो इरेजर का तो संभावना ही नहीं बनती है, तो ओनली फॉर सेकंड इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप कहेंगे यही सही आंसर होगा। क्लियर है सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ गए हैं आप? यस, ठीक बात। आगे आइए। अबे निकम्मे इंसानों, ये शायरियां क्या लिख रहे हो तुम, एक के बाद एक के बाद एक उठा उठा के फेंक रहे हो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है, वाह वाह। देखिए सर, देखो जिंदगी में ठोकर खाना बहुत जरूरी है, लेकिन ठोकरें ही नहीं खाते रहना है, जिंदगी में कुछ करना भी है। 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना कोण लगभग होगा। इसका एक सिंपल बात बताता हूं, याद रखना, घड़ी का एक सवाल बीच में आ गया है, कल परसों किसी बच्चे ने डिमांड करी थी कि सर आना चाहिए, ठीक है। देखो 8:45 बजे कोण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताता हूं। घंटे वाली सुई को तो गुणा कर देना आप 30 से, और मिनट वाली सुई को गुणा कर दे, मिनट वाले टाइम को गुणा कर देना 11/2 से, और आपस में घटा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका कोण ज्ञात करने का एक सीधा सा सट आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि ये सब फॉर्मूले क्यों आते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, पूरी गणित में और पूरी रीजनिंग में एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसको ये कांसिंग मावलिया नहीं बता सकता। मैं घड़ी को कभी भी फॉर्मूलों से नहीं पढ़ाता हूं, एक फॉर्मूला घड़ी में मैं यूज नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एज ए सेंस बताता हूं। ये जो कोण वाला फॉर्मूला है ये एक्स्ट्रा में बताता हूं बच्चों को, अभी पूरा कंसेप्ट में यहां बता नहीं सकता क्योंकि पूरी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सिर्फ। उस दौर में मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि एक 30 घंटे और माइनस या अंतर 11/2 मिनट। घंटे का टाइम यहां 8 है, तो आप कहेंगे सर 30 गुणा कितना होगा 8, तो 30 गुणा कितना होगा 8।
अंतर करेंगे, यहाँ 11/2 गुणा कितना हो जाएगा 45, तो 11/2 गुणा 45, 8 या 24, ये तो बन गया 240, यहाँ देखेंगे 495/2। अगर इसको देखूंगा तो 240 यहाँ हुआ है, और अंतर करेंगे 24 गुणा 48 और 47.5, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, इन दोनों का जो भी अंतर तुम करोगे वो आएगा सर 7.5 डिग्री। ये तो एग्जैक्ट कोण है, हमें कहता है लगभग कोण कितना होगा, तो लगभग आप देखेंगे कितना हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। सर थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अपना जो एप्लीकेशन होगा उस पर जो है रीजनिंग का कंप्लीटली मैटर आपको एक जगह मिलेगा, कहीं भी आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में सब कुछ रीजनिंग का दे रहा हूं, टोटल रीजनिंग चैप्टर वाइज, ऐसे एक एक चैप्टर को हम उस पर पढ़ेंगे। बैंक वालों के लिए अलग होगा, एसएससी वालों के अलग, रेलवे वालों के लिए अलग, कोई स्टेट एग्जाम है, नेट, जेआरएफ, जो भी कुछ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां जहां रीजनिंग आता है सबके कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया बनेंगे सर, ठीक है। हाँ देखो, विद्यार्थियों की कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को हमें बताना है कि क्या होगा। क्या बात है, निकम्मे इंसानों, कितनी शायरियां बोल रहे हो तुम आज, है ना। देखो, विद्यार्थियों की कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, हमें ये पूछा गया है। तो सर ये कोई पाउलो है, इस पाउलो को इधर से या इधर से देख लो, ये पाउलो है, इसको इधर से इसका जो रैंक है वो 18वां है, और इधर से इसका जो रैंक है वो 45वां है। कह रहा है कि कुल संख्या बताइए कितनी होगी। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं गिनते 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 पाउलो तक आऊं तो पाउलो सहित 18 लोग हैं, नाम भी क्या है। अगर मैं नीचे से गिनते गिनते जाऊं तो आप देखेंगे पाउलो सहित 45 लोग हैं। अब आप कहेंगे 45 और 9 कितना हो गया 63, लेकिन पाउलो डबल बार काउंट हो गया है, इसमें भी 18 में भी पाउलो शामिल है और इन 45 में भी पाउलो शामिल है। पाउलो यहाँ 2 बार काउंट हो गया है, तो एक बार वापस माइनस कर दीजिए, उत्तर कितना आएगा 62, आपका राइट आंसर बनेगा 62। बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कुल संख्या का एक फॉर्मूला भी बनाते हैं लोग, बायां प्लस दायां और -1 करके फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला यही है, मैंने कारण बताया। -1 क्यों होता है, क्योंकि डबल बार ये काउंट हो रहा है। आगे देखिए सर, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। 55, 104, 140, 165 क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या आंसर होगा। 55 है, 104 है, 140 है, 165 है, और बोल रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका बहुत जल्दी उत्तर दिए हैं तुम लोग, हैं मिस्टर हरीश सामरिया 62 उत्तर दे रहे हैं, सब 62 उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है, सब लोग 62 उत्तर दे रहे हैं। पाउली तो सुना है, यहाँ पाउला है, पाउली वो अलग होता है, ठीक है, पूर्ण पाउली शब्द बोलते हैं। सर 55, 104, 140 और 165, 55, 104 ये बना है सर यहाँ, अगर 45 और 4 49, कितना जुड़ा है सर 49। उत्तर किसी का आया है क्या, नहीं आया है, किसी का उत्तर अब तक नहीं आया है। बी आंसर आ चुका है हितेश कुमाऊत का। देखिए यहां से अगर मैं देखूंगा तो 36 और 4 40, 36 जुड़ा है, 40 और 25 65 जुड़ा है, यहाँ 25 जुड़ा है। तो अब देखो ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 जुड़ना चाहिए, और अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 181। क्या 181 ऑप्शन है, सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सबका उत्तर सी आया होगा, हाँ या ना मुझे फटाफट बताइए। उत्तर जो है आपका क्या बनना चाहिए सर, सी बनना चाहिए। क्लियर हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ या ना फटाफट बता दीजिए। देखो नेक्स्ट सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए सारे सवाल को, क्या मतलब है सवाल का। अरे भाई राजकुमार तुम अब है ना, ये ठुकाई उकाई कुछ नहीं है, ठुकराई खाकर भी मनीष कुमार ने मंजिल प्राप्त कर ली है सर। हाँ भाई मनीष कुमार, देखिए हाँ इस प्रश्न में इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइए सर। अच्छा है, जो भी रेलवे लोको पायलट का एग्जाम देंगे प्लीज आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एएलपी वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, वैसे तो रेलवे एग्जाम के लिए वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप आराम से देखिए इस सवाल को। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। ये ऐसा सवाल है जिसको बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। कारण क्या होता है ना, देखो एक चीज बताता हूं मैं, तुम इसको बनाते रहिए, मैं साथ साथ में बनाता हूँ। कारण होता है कि हमारे जैसे मास्टर होते हैं ना, कथित एक्सपर्ट हम बनते हैं, हम खुद के नाम के आगे खुद ही एक्सपर्ट लगा लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं TCS एग्जाम पैटर्न का एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई राजस्थान
राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने डिग्री नहीं दी है, मैं खुद का खुद ही एक्सपर्ट लगा लिया हूँ, मैं खुद ही गणित का एक्सपर्ट बनता हूँ, तो हम जैसे मास्टर लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, मोटे मोटे जो टॉपिक हैं वो तो पढ़ा देते हैं, और इस वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको कभी आपसे सामना ही नहीं करवाते हैं। तो अगर हम लोग इनसे सामना नहीं करवाएंगे तो तुम्हारे को एग्जाम में सामना होगा और तुम कभी जिंदगी में एग्जाम पास नहीं कर पाते हो। ये सबसे मोटा रीजन होता है सर इन चीजों का। देखिए सर, संख्या जो है वो 7, 5, ई, प्रतिशत, एंड 4 और 8 है। कूट जो है एस, डी, एम, यू, टी, एल और ए है। शर्तें हैं, यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो इन दोनों को आपस में बदल देना है। यहां क्या करना है सर, दूसरा घटक एक विषम संख्या हो और अगर अंतिम घटक एक सम संख्या हो तो इनको पलट देना। ठीक है, अभी देखते हैं, सी उत्तर दे रहे हैं, देखते हैं अभी। यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तीसरा घटक एक सम संख्या होना जरूरी है। अगर तीसरा घटक एक सम संख्या है और पांचवा घटक एक प्रतीक चिन्ह है तो ही इनको बदलना है। इसका शर्त देखो, तुम शर्त को समझो। अगर ये एक साथ होना जरूरी है, तीसरा घटक सम संख्या हो और पांचवा घटक एक साथ अगर प्रतीक हो, ये दोनों अगर बातें मैच हो जाती हैं तब बदलना है। अगर एक सम संख्या तो है लेकिन पांचवा घटक अगर प्रतीक नहीं है तो फिर तुमने को नहीं बदलना है। इधर अगर पांचवा घटक प्रतीक तो है लेकिन तीसरी संख्या अगर सम नहीं है तो भी तुम नहीं बदल सकते। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है, दोनों घटनाओं का घटना जरूरी है। आगे देखेंगे, यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, पांचवें घटक का बहुत जरूरी होता है कि एक प्रतीक हो और छठवें घटक का सबसे जरूरी चीज होता है कि वो भी एक प्रतीक हो। पांचवा और छठवा अगर दोनों के दोनों प्रतीक हैं तो फिर उनको आप आपस में उनको आर के रूप में कूटबद्ध कर देंगे आप लोग। ठीक है, अब आपको सवाल देना है। बहुत सारे लोगों का ये नहीं आया है, सी पता नहीं, तुम देखे देख उत्तर बोल रहे हो, उत्तर को अभी देखेंगे। पहले आपको क्या करना है ना, ये वाला यहां दिख रहा होगा, पहले आप लोगों को इसका इसमें से देख देख के कोड बनाना है, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले देखो ई का कोड, इधर देखो क्या है, तो ई का कोड एम है तो एम रहेगा। 7 का कोड जो है वो एस है तो 7 का कोड एस ही रहेगा। इसके बाद में 5 का कोड जो डी है तो डी ही रहेगा। प्रतिशत का जो कोड है वो यू है तो तुम यहाँ यू ही रखोगे। एंड का कोड टी है तो तुमको यहाँ टी ही रखना है। 4 का कोड एल है तो तुमको एल ही रखना है। प्रतिशत का कोड यू है तो तुमको यू ही रखना है और 8 का कोड ए है तो तुमको ए ही रखना है। पहली चीज तो आपको ये देखना है, एम एस डी यू टी एल यू ए, यही रखना है। ठीक बात है। अब आते हैं शर्तों पर। पहले तो तुमको है ना, उधर से हमारे राजस्थान में टीप ना बोलते हैं, टीप टीप के आपको है ना सीधा लिख देना है। फिर आपको देखना है क्या दूसरा घटक एक विषम संख्या है, तो आप देखो हाँ दूसरा घटक एक विषम संख्या है। अंतिम घटक एक सम संख्या है, हाँ अंतिम घटक एक सम संख्या है। अगर ये पहली शर्त पूरी हो रही है कि हाँ दूसरा घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो फिर तुमको इन दोनों को आपस में बदल देना है। इन दोनों को आपस में बदल देना है तो इसका मतलब एम के बाद कौन आएगा, ए। 8 का ए ही है ना, हाँ 8 का ए ही है। और फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा यू और इसकी जगह एस चला जाएगा तो ये आ जाएगा एस। अब चलो दूसरे पर, दूसरी शर्त को पूरा करते हैं। अगर दूसरी शर्त को मैं देखूं, तीसरा घटक एक सम संख्या है क्या, तो यहां देख के बताओ मुझे, क्या तीसरा घटक एक सम संख्या है? नहीं, तो फिर इस पर बात ही मत करो, मत छेड़ो। चाहे पांचवा प्रतीक होगा भले, इसे 2 2 4 1 5 पांचवा प्रतीक है भी, लेकिन अगर ये शर्त नहीं है तो फिर आपको छेड़ना ही नहीं है इससे। आगे देखना है, यदि पांचवा घटक एक प्रतीक चिन्ह है और छठवा घटक भी एक प्रतीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा तो प्रतीक है लेकिन छठवा घटक प्रतीक नहीं है, इसका मतलब फिर इस पर भी बात मत करो। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है तो आप कहेंगे MADU से शुरू हो रहा है सिर्फ एक ऑप्शन, 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। MADUTLUS, राइट आंसर इज 2 नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा सर? 2 नंबर होगा। तुमने यहां क्या गलती करी है, मैं इस चीज को समझना। अगर एक बात तो पूरी हो जाए, दूसरी अगर पूरी नहीं हो तो फिर उस पर काम मत करना। अगर एक चीज पूरी हो रही है लेकिन दूसरी वाली अगर पूरी नहीं हो रही है तो उस पर भी काम मत करना। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके जो देख देख के सारे कोड लिख देने हैं। सारे कोड लिख देने के बाद आपको क्या करना है, इन शर्तों को चेक करके देखना है। जो शर्तें लागू हो जाती है उसको तो बना देना, वरना मत बनाना। मैं फिर कह रहा हूं, लोको पायलट की जो भी बच्चे एग्जाम देंगे आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। टीसीएस एग्जाम एक्सपर्ट जोन, टीसीएस का एक्सपर्ट जो है ना, ऐसे ही लोग मुझे नहीं कह देते हैं, कुछ तो हम अलग लेके चलते हैं सर। यदि संख्या, आगे देखिए सब लोग, यदि संख्या 42 51 45 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें 3 जोड़ना है आपको, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है,
और प्रत्येक सम संख्या से एक घटा दिया जाए, इससे एक कम करना है, इससे एक कम करना है, इससे एक कम करना है, इससे एक कम करना है और एक संख्या बनानी है। अगर मैं इससे एक कम करूंगा तो 3 होगा, इससे एक कम करूंगा तो 1 होगा, इसमें अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 5 और 3 8 होगा, इसमें 3 जोड़ूंगा तो मैं 4 होगा, इसमें अगर एक कम करूंगा तो 3 होगा, इसमें अगर एक जोड़ूंगा तो 8 होगा, इससे अगर मैं सम संख्या से एक कम करूंगा तो 7 होगा और इससे 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार बनी संख्या के सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक के बीच अंतर बताइए। सबसे बड़ा देखो इसमें पूरे में 8 है और सबसे छोटा 1 है, अंतर कितना आएगा बोलिए? 7 आएगा। उत्तर आपका बी राइट आंसर होगा। क्या बनेगा सर? बी आंसर होगा। परीक्षा में टीपना राजस्थान के बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, कुछ भी अधिकार नहीं है परीक्षा में टीपना। सर एएलपी की वैकेंसी कब तक आ सकती है? मेरे मुताबिक एएलपी की वैकेंसी शायद मार्च से पहले कोई संभावना नहीं है, लेकिन मैं कल भी बोल रहा था, रात को जब प्रतिशत का क्लास ले रहा था तब भी बोल रहा था, मैं अब भी बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, एएलपी की वैकेंसी आने के 2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, इसलिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी से अच्छी तैयारी जारी रखो। फिर एक चीज कह रहा हूं, 2018 के पैटर्न को मत पकड़ना। आपको तुम्हारी बीमारी पता है क्या होती है कि 2018 का लोग पेपर हल करवा देते हैं, ठीक है, और 2018 के पैटर्न पर तुमको पढ़ा देते हैं, तुमको लगता है कि एलपी का सब कुछ चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 2018 था, ये 2022 है। टीसीएस हर 6 महीने पर अपना रंग बदल रही है। तो पिछले 6 महीने में टीसीएस ने क्या किया है आपको ये देखना है। तुमको ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुराना काम करना है। टीसीएस ने 1 साल पहले एसएससी और रेलवे में क्या किया है, इन 2 चीजों को तुमको ध्यान में रखना है। 2018 क्या था इस पर कोई बात नहीं करनी है आपको। देखिए, एक जंगल में 6 जिराफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एस क्यू से लंबा है, पी आर से लंबा है, एस टी से छोटा है, क्यू पी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, टी यू से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सबसे छोटा है? ये तो सब आप लोगों के लायक है, आराम से देखिए। अभिषेक भाई, ये लाइव क्लास चल रही है, मॉक टेस्ट हल हो रहा है, आप इसे हल कीजिए एक बार। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो ये क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को दोबारा ओपन करना और जो सवाल समझ में नहीं आया वहां जाके आप क्वेश्चन लगा लेना। बताइए, जवाब दे पाएगा कोई? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं कमेंट आपके देख पा रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इतने टाइम में नहीं हुआ तो तुम फिर गलती हो। देखिए, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग, एस क्यू से लंबा। इसका एक परमानेंट इलाज बताऊं मैं आप लोगों को? जिन बच्चों को आज तक ये चीज कहानी समझ में नहीं आई है उसको मैं इसका एक परमानेंट इलाज बता देता हूं आपको। फिक्स और परमानेंट इलाज बता रहा हूं, देखना। और परमानेंट इलाज इसका यही है कि तुमको कुछ नहीं करना है, डंडे खींचते जाना है। एस क्यू से लंबा है तो ये कह दीजिए एस और क्यू में से एस का डंडा जो ऊपर जाएगा बजाय क्यू के, बस ऐसे डंडे खींच देने हैं आपको। तो पहली लाइन पूरी हो गई है। मैं सबसे आसान तरीके बताता हूं। एस क्यू से लंबा है तो मैंने कह दिया एस क्यू से लंबा है। अब आप उस लाइन को पढ़ो जिसका संबंध एस और क्यू से हो, उस लाइन को पहले पढ़ो जिसका संबंध एस और क्यू से हो। इसमें एस और क्यू का कहीं नाम ही नहीं आया है, इसको होल्ड कर दो एक बार। हाँ, ये रहा, एस टी से छोटा है। एस टी से छोटा होने का मतलब टी एस से भी बड़ा है। एस टी से छोटा होने का मतलब है टी एस से बड़ा कौन है? टी है। ये बात खत्म हो गई। अब आगे टी एस क्यू वाली लाइन को पढ़ना है जो कहीं ना कहीं संबंध बनाती हो। कहता है ना कि जो क्यू है, ये क्यू पी से तो लंबा है, तो ये तो क्यू है, ये पी, इस P से Q लंबा ही होना चाहिए। इसका मतलब P जो है Q से छोटा ही रहेगा, किंतु T से छोटा है। ये किंतु शब्द पता है किसके लिए आया है? Q के लिए आया है। Q एक ऐसा प्राणी है जो T से तो छोटा ही रहेगा, तो हाँ देखो T से ये वैसे ही छोटा ही रह रहा है, और P से लंबा जाना चाहिए। क्यों? तो P से लंबा जा रहा है। आप इस लाइन को भी खत्म कीजिए। T U से छोटा है। ये वाला जो T है ना, ये U कोई इंसान है उससे छोटा बनता है, मतलब U तो इससे भी बड़ा है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको अब सारा काम हो गया, ये रह गया। P R से लंबा है, ये P है पहले से, और P जो है ना ये R से लंबा है, मतलब P R की तुलना में लंबा है। सबसे छोटा बताइए कौन आ रहा है? R आ रहा है। उत्तर जो हमारा होगा वो R बनेगा। क्लियर है? सबसे आसान तरीके से बताया। कोई वो ऐसे चिन्ह कर करके तुम जो पढ़ते हो ना, उन सब का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहां से बना सकते हो। आगे वाला सवाल देखिए, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। मेडल विनर्स जो हैं वो पदक विजेता हैं। इसी को रखते हैं। यहाँ हिंदी में लिखा है पदक विजेता, अंग्रेजी में इधर मेडल विनर लिखा है, इसको तुम पदक विजेता पढ़ना। जिम्नास्टिक जो है उसको जिम्नास्ट पढ़ना तुम। गर्ल्स जो है उसको लड़कियां पढ़ना। ठीक है, ये एक वेन आरेख आपको दिया है। ये वेन आरेख जो होता है ना, वेन डायग्राम जो होता है, ये रीजनिंग का भी पार्ट है। ये रीजनिंग में भी चलता है और रीजनिंग के साथ साथ में मैथ्स में भी चलता है।
मैथ्स वाला जो होता है ना वो तो अलग होता है, जब प्रतिशत का तुम टॉपिक पढ़ते हो तो प्रतिशत के टॉपिक में वेन डायग्राम आता है, तो वो वाला वेन आरेख अलग है, रीजनिंग वाला वेन आरेख अलग है। और वेन आरेख से इतने मस्त मस्त सवाल पूछे जाते हैं ना कि पूछिए ही मत। सर खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगे सीने में, टीसीएस लगा दे टीसीएस के सीने में, क्या बात है, टीसीएस के सीने में आग लगा रहे हैं ठीक बात है। देखिए क्या होना चाहिए इसका, फटाफट जवाब देंगे आप लोग। उन लड़के, आपको सिर्फ इनको पढ़ के उत्तर बताना है, इतनी देर में आपका उत्तर आ जाना चाहिए था। उन लड़कियों की संख्या को, चलिए यहां से बनाते हैं। उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है और ना ही पदक विजेता है, 41 है। लड़कियां सिर्फ इसी हिस्से में होंगी, इस हिस्से में ही सिर्फ लड़कियां हैं। क्या ऐसी लड़कियां जो ना तो मेडल विजेता, मेडल वाले में आनी चाहिए, मतलब ना तो इस हिस्से में आनी चाहिए और ना ही जिम्नास्ट में आनी चाहिए, वो लड़कियां 41 हैं? नहीं, तो ये तो आपका गलत आंसर होगा, इसको तुम हटा दीजिए। फिर आइए अगले पर। उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं 41 है। मतलब केवल अगला पता है क्या कहना चाह रहा है आप लोगों को, अगला सिर्फ आपसे यही कह रहा है कि उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट में है, ये सारी लड़कियां हैं और ये सारी जिम्नास्ट हैं, तो उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं, तो 11 और 14 बनता है, और 11 और 14 कितना बनता है, 25 बनता है। मतलब दूसरा भी आपका गलत है। कई सोच रहे हैं सर वो तो 14 ही होगा, ये तो मेडल्स भी है। अगले ने मेडल नहीं है शब्द यूज नहीं किया, अगर ये कह देता कि वो मेडल में नहीं, पदक विजेता नहीं है, तब केवल हम 14 ही समझते हैं यहाँ। मतलब ये भी आपका क्या है, गलत है। वैसे एक चीज बताऊं, टीसीएस कहते हैं सर उसे, 14 का उल्टा जो होता है ना वो 41 बनता है, ऐसे करके दिया है ताकि तुम गलत करके आ जाओ। उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं, ये पदक विजेता है और पदक विजेता ये लड़कियां हैं। पदक विजेता और लड़कियों में ये वाला पार्ट जो है ना वो बन रहा है, मतलब 16 और प्लस 11 बन रहा है, और 16 और 11 कितना होता है, 27 है। क्या दे रखा है क्या, तो यही आपका राइट आंसर होगा। कहता उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी है, तो जिम्नास्ट और पदक विजेता तो ये वाले 11 और 8 17 ही होता है, मतलब ये गलत है। तो राइट आंसर बताइए क्या बन जाएगा, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं। क्लियर है सब लोगों का? आगे चलिए सर, फटाफट देखिए। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे बताइए। अच्छे लेवल से सवाल आ रहे हैं सर, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, फटाफट मुझे बताएंगे आप, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जो भी तुम उत्तर देते हो फटाफट प्लीज बता दीजिए। हाँ, ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं, दिख रहा है ना सबको? हाँ, एच जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, जे एच के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, जे के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, हमसे पूछा गया है। क्या कोई मुझे बताएगा क्या आंसर होगा इसका? बेचारे कई कई से बनता नहीं है। मैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो मैं ये तो बना ही देता हूं कि ये तो क्या बन जाएगा आपका बायां, तो ये तो बन जाएगा बायां, और ये क्या बन जाएगा आपका दायां, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा दायां। ये आपका बायां हो गया है और ये आपका दायां हो गया है, ठीक है? उत्तर सी पता नहीं किसका दे रहे हैं तुम, शायद पीछे वाले प्रश्न का उत्तर सी दे रहे हैं, मुझे इस वाले प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस वाले 5:53 पर कमेंट किया गया था और अभी हो रहा है 55-53 ही हो रहा है, मतलब आप लोगों ने इसी का कमेंट किया है। सी ऑप्शन सर मनीष का, छोड़ो देखते हैं सर। देखो एच जी के कितने लोग हैं, 2 और 2 4, 2 6 और एक साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं क्या कहता हूं ना कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सवाल आए तो तुमको पता है क्या करना है, एक बार सांस लेनी है लंबी, जहां परीक्षा हॉल में तुम बैठते हो, फिर दिल पर हाथ रख के कहना है कि बेटा टेंशन मत कर, हो जाएगा, आराम से बनेगा, कुछ नहीं करना है। अब तुम सीखिए एक नई बात ये सीखिए कि इस पूरे प्रश्न में सबसे पहले कोशिश किया करो जो बायां या दायां से फिक्स हो, बायां कन्फर्म बायां से या दायां से जो बंदा फिक्स बैठा हो ना, या तो दाएं ही दाएं पर बैठा हो या बाएं ही बाएं पर बैठा हो, या तो उससे बिठाया करो सबसे पहले, या फिर जो बायां या दायां से फिक्स, एक जैसे बायां से दूसरा या दायां से दूसरा, पहले कोशिश किया करो वो बैठा हो। इस पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो एच जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, ये फिक्स है कि दाएं दाएं सिरे पर के बैठेगा, तो आप कहेंगे गुरु दाएं दाएं सिरे पर के बैठेगा, ठीक बात है। सबसे पहले आप इसको बिठाओगे जो या तो फिक्स दाएं पर बैठा है या फिक्स बाएं पर बैठा है या कंफर्म बाईं ओर से, किसी लोग के नहीं, बाएं सिरे से या दाएं सिरे से बैठा हो उसको तुम पहले बिठाओगे, ठीक है? तो ये पहले बन गया के दाएं सिरे पर बैठा है। अब तुमको पता है क्या करना है, अब तुमको के से जुड़ी हुई लाइन को पढ़ना है जो के से रिलेटेड हो। पहली लाइन में एच जी के दाईं ओर है, नहीं है,
एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, इसको पहले बनाओ जो के से रिलेटेड। अब के उधर तो कोई बैठ नहीं सकता और ये दोनों बगल में तभी बैठेंगे जब एफ यहां बैठेगा। तुम इसको हटा दीजिए पूरी तरीके से। अब तुमको एफ और के से रिलेटेड लाइन के पास जाना है। एफ और के से रिलेटेड लाइन यही है, एफ ई आई के ठीक बगल में बैठे। एक बात बताएं आपको, एफ और ई आई के बगल में तब बैठ सकते हैं जब दोनों के बीच में या तो ऐसे बैठा हो या फिर ऐसे बैठा हो। आई के दोनों तरफ बगल में बैठने का मतलब है दोनों ने आई को बीच में बिठा रखा है। एफ तो पहले से है, यहां मैं ई को बिठाकर यहां आई को बिठाऊंगा तभी दोनों एक दूसरे के बगल में बैठेंगे। इसका मतलब ये भी आपकी लाइन जो है वो खत्म होती है। अब ई से संबंधित कोई लाइन है तो वो देखो, ई और एच एक दूसरे के बगल में बैठे तो ई और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। पहली लाइन देखो, एच जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, एच जी के। मैं जी को कहां बिठाऊंगी? दाईं और दूसरे स्थान पर एच जी के। तुम जी को यहां बिठाओगे। कौन बच गया है वो बताइए? बन गया है ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, जे बच गया, ये जे हो गया। कहता है जे के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? जी बैठा है। राइट आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा। बताइए आंसर आया या नहीं आया? आंसर आया या नहीं आया मुझे फटाफट बताइए सर। क्लियर? आगे देखिए फिर से अच्छा सवाल है। जो बच्चे सीईटी की एग्जाम देंगे, जिनका सीईटी का एग्जाम होना है, आप लोगों के सिलेबस में ऐसा डाला गया है। डीआरडीओ का जिनका एग्जाम है, डीआरडीओ की एग्जाम में सिलेबस में इन टॉपिक्स को डाला गया है। रेलवे की जिनकी एग्जाम है, रेलवे के सिलेबस में इनके टॉपिक्स को डाला जाता है। इसलिए सीईटी, डीआरडीओ, रेलवे, इन सब के तुम्हारे ऐसे सवाल आते हैं, इस टाइप से सवाल आते हैं। ये कथन और धारणा पर है। ये 10 टॉपिक होते हैं पूरे। मैं 10 टॉपिकों के अगर नाम कोई मुझे पूछे तो मैं बताता हूं ये 10 टॉपिक कौन कौन से हैं। सर पहला टॉपिक होता है न्याय का, दूसरा टॉपिक होता है कथन और निष्कर्ष का, कथन और निष्कर्ष का। तीसरा जो टॉपिक होता है वो कथन और तर्क का होता है। चौथा जो टॉपिक होता है वो कथन और कार्यवाही होता है, कथन कार्यवाही। पांचवा जो टॉपिक होता है वो कथन पूर्व धारणा होता है, तो कथन पूर्व धारणा होगा। छठवां जो टॉपिक होता है वो कथन और कारण होता है। सातवां जो टॉपिक होता है वो कथन और प्रभाव होता है। आठवां जो टॉपिक यहां लिख रहा हूं, आठवां जो टॉपिक होता है वो कथनों की सत्यता की जांच होती है, कथनों की सत्यता की जांच होगी। ठीक है। 9वां टॉपिक जो है वो आपका आंकड़ा अनुलग्नता होगा, आंकड़ा अनुलग्नता। और 10वां जो टॉपिक है वो असमानता होगा। इसलिए तुम्हारे को अगर आप इन 3 चीजों की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी, डीआरडीओ, रेलवे, तो इन 10 टॉपिकों का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। रेलवे के लिए तो ये समझ लीजिए, तुमको अगर ये नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हारे साथ भयंकर वाला धोखा किया जा रहा है। यहां सीटी के एग्जाम में इन सिलेबस में रीजनिंग में डाला गया है। डीआरडीओ में एक बच्चे ने कल परसों ही मुझे भेजा था कि सर डीआरडीओ में फायरमैन का ऐसे कोई करके भर्ती था, उसमें इन टॉपिक्स को डाला गया है और रेलवे में इन टॉपिक्स को डाला गया है। आइए कथन क्या है और धारणा क्या है। ये कथन और पूर्व धारणा इस वाले 5वें नंबर के टॉपिक का सवाल है सर। ये 5वें नंबर के टॉपिक का सवाल है। देखो कहता है मुफ्त में पास लेने के लिए, मैं यहां कुछ कहानियां आपको समझाता हूं। मुफ्त में पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपको पास मिल जाए तो पहले तो 21 अप्रैल से पहले आपको कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पंजीकरण करवाना है तो आपके पास वैध निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जिससे यह पता चल सके कि आप मूल निवासी कहां के हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिससे यह पता चल सके कि मूल निवासी आप कहां के हैं, मूल निवासी कहां के हैं। ये 2 चीजें आपको पता होना जरूरी है। ये किसी ने एक बात बोल दी, अब इस पर आपको धारणा बनानी है। अपने मन में जो धारणा आ रही है वो धारणा बनानी है। मन में धारणा आ रही है कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। सर आप लोगों को कभी भी रियलिटी पर नहीं जाना है, आपको इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। देखो कोई भी वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहता है मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। इस कथन में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि मतदाता प्रमाण पत्र कोई वैध निवास प्रमाण पत्र है। इसलिए पहला जो है वो यहां क्या होगा, 1 मिनट, पहला जो है वो यहां क्या होगा, गलत होगा सर आपका।
पहला यहां गलत होगा। मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगले ने यह बोला है कि वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगले ने यह नहीं बोला कि इसमें कौन कौन सो को हम वैध निवास प्रमाण पत्र में शामिल करेंगे, ठीक है। इसलिए पहली बात जो है वो गलत है। पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकेंगे। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जहां कार्यक्रम होगा वहीं पास होगा। एक बात बताएं सर आपको, दारू के ठेके हमारे राजस्थान में लॉटरियां खोली जाती है ना, तो पता है वहां से टोकन ई मित्र से कटते हैं, ठीक है, और फिर कार्यक्रम किसी मैरिज गार्डन में होता है, वहां जाकर उनको वो लॉटरी खोली जाती है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि जहां कार्यक्रम होगा वहीं पास मिलेगा, इस चीज की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। तो आप कहिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। न तो धारणा निहित है फर्स्ट और न ही सेकेंड है, जबकि मुझे पहले से पता था कि ज्यादातर बच्चे एक 3 उत्तर लगा के आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे अपने वाले हिसाब से, जो गलत है सर। आगे आइए। इसके लिए सर एक आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होना चाहिए। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग अच्छा काम करता हो, जिनमें बुद्धि अच्छी हो, जिनमें कॉमन सेंस अच्छा हो, वो लोग इनको अच्छा बना पाते हैं। आइए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क स्थान के ऊपर आएगा। टाइम कितना हो गया, 8:01 हो गया। 1 मिनट टाइम हमारा 8:01 हो गया। अभी चलो ठीक है, 5-4 मिनट लगेंगे, इनको बना लेते हैं अपन। बनाओ बनाओ, आप बनाओ फटाफट। और क्लास को शेयर करने की तुमने कसम खा रखी है ना कि नहीं करेंगे, ठीक है सर। देखिए, और भाई कान सिंह है माउलिया, ये कौन बना आ गया मेरे नाम से। अब मैं सामने खड़ा हूं, तुम मेरे ही नाम से कमेंट कर रहे हो। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सर 9 और 1 10 होता है, 10 और 8 18 होता है, 18 और 27 45 होता है, 45 और 64 109 होता है। तो यहां देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, जुड़ना चाहिए सर 5 का क्यूब, 125। 125 करेंगे 234। उत्तर जो होगा वो 234। ऑप्शन दिया है क्या, देखो 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं 234 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सब लोगों का, उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। आगे आइए सर, अच्छा सवाल है फिर से। 5 मित्र ASDFG ने एक ही कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीनों में कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया, केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। एफ के बाद प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, हमसे ये बताना है सर। बहुत अच्छी सी चीज दी गई है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। फिर से बोल रहा हूं सर, सारे लोग इसको अच्छे से देखिए और बताइए इसका सही सा जवाब क्या होना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी फिर इसके, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी शायद 1-2 क्वेश्चन ही और बचा है, बस छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए, सारे क्वेश्चन हम आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। 5-10 मिनट ऊपर जाता है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी उत्तर दे चुके हैं। आइए सर, ए ने मई में प्रवेश लिया, तो ए ने प्रवेश लिया मई में, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। डी ने जी एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया, केवल डी ऐसा इंसान है जो एफ और एस के बीच में है, जबकि जी ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लेता है। इसका मतलब जिस दिन ए ने प्रवेश लिया उसके ठीक 1 महीने बाद किसने प्रवेश ले लिया, जी ने। तो ए ने प्रवेश अगर मई में लिया है, ठीक है, मई में ही लिया था, तो फिर जी ने जो प्रवेश लिया है वो पक्का किस में लिया है सर, जून में प्रवेश लिया है, कन्फर्म जून में प्रवेश लिया है। ऐप प्रवेश लेने वाला अंतिम आदमी था। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि सीधे सीधे ही होंगे, लेकिन ये पता है कि कितने लोग हैं, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट में एफ आ रहा है। ये एफ लास्ट ही लास्ट का है, बस इतना मुझे पता है। और कहता है एफ और एस के बीच में केवल एक आदमी है, डी जो है वो एफ और एस के, मतलब यहाँ एफ होगा तो यहाँ कौन होगा, डी होगा। अगर 3 लोग ये रेगुलर हैं तो फिर वो जी और ए कन्फर्म यही वाले होंगे। इसका मतलब आप कहिए सर, जी के बाद में आएगा एस, एस के बाद में आएगा डी और डी के बाद में आएगा एफ, और सारे महीने रेगुलर हैं सर। अगर रेगुलर हैं तो ये देखो, ए मई, ये जून, और क्रमागत हैं सारे के सारे महीने, तो फिर ये पक्का क्या होगा, जुलाई होगा। और जुलाई के बाद ये क्या होगा, अगस्त होगा, और अगस्त के बाद ये क्या होगा, सितंबर होगा। कहता है डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, अगस्त महीने में मेरे दोस्त प्रवेश लिया है। राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसी कुमार क्या हाई कर रहा है इधर, सवाल का जवाब दे टाइम पे। आगे देखिए, फटाफट 2 छोटे छोटे सवाल और रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। तुम क्या होगा, निम्न श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तुमको बिना पेन लगाए स्क्रीन से इस सवाल का जवाब देना है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन परीक्षा में बैठे होंगे तब भी ये सब आपके सामने स्क्रीन पर ही होगा, तो उस वक्त भी गड़बड़ी होगी, अब भी गड़बड़ी हो रही है। तो फटाफट से जवाब दे दीजिए, इसका क्या जवाब होना चाहिए, फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए।
निम्न श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? कोई भी? एक 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 उत्तर दे रहे हैं। आइए सर देखिए, ऐसे कितने स्वर हैं? स्वर कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे कितने स्वर हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है? मतलब स्वर पहले होना चाहिए और इसके पहले भी व्यंजन होना चाहिए, इसके बाद भी व्यंजन होना चाहिए। बिना पेन लगाए स्क्रीन से देखना है तो मैं देखते जाऊंगा। स्वर ए, ई, आई, ओ, यू होना चाहिए। सबसे पहले स्वर देखो, ये रहा एक, फिर ये एक ये स्वर रहा, फिर ये एक ये स्वर रहा, ठीक है। फिर ये भी एक स्वर है सर, फिर ये भी एक स्वर है, फिर ये भी एक स्वर है, ये भी एक स्वर है, ये भी एक स्वर है, और बस इतने ही स्वर हैं। स्वर इतने सारे हैं, लेकिन इसके पहले व्यंजन होना चाहिए। क्या इस स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है क्या? हाँ, पहले और बाद में। तो एक तो आई वो स्वर है। क्या इस स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है क्या? हाँ, इस स्वर के दोनों तरफ भी व्यंजन है, एक वो ए स्वर है। क्या इस स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है क्या? तो हाँ, इधर तो व्यंजन है लेकिन इधर व्यंजन नहीं है। क्या इस स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है क्या? हाँ, इधर तो व्यंजन है लेकिन इधर व्यंजन नहीं है, क्योंकि स्वर के पहले स्वर है, दो लगातार स्वर आ गए तो ये नहीं मान्य होगा। क्या इस आई के दोनों तरफ व्यंजन है क्या? हाँ, ये दोबारा आई होगा। क्या ओ और ये दोनों रेगुलर आ गए तो आगे पीछे पॉसिबल नहीं है। यू के पहले और बाद में स्वर है तो एक आपका यू होगा। ऐसे कितने हैं बताइए? 4 आपके राइट आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं ऐसे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 4 4 4 4 4, एक ऑप्शन राइट होगा, बाकी गलत है। आगे देखिए सर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। फटाफट से मुझे उत्तर दे दीजिए, हमारी क्लास को हम खत्म कर देते हैं। एक और है इसके बाद, छोटे छोटे ही सवाल है, फटाफट जवाब दीजिए आप। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या और से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से संबंध है। मुझे डायरेक्ट लग रहा है यहाँ देखो, 10 5 50 और 5 55, 12 पंजे 60 और 5 65, 18 पंजे 90 और 5 95। क्या 95 आपका राइट आंसर बनेगा? आप कहेंगे हाँ सर। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। 95 इज राइट आंसर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट सवाल लो आज का लास्ट सवाल है। ये पीडीएफ थोड़ी ही देर में मैं बिना हल की हुई जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर रहा हूं सर, ठीक है। @TCS एग्जाम जोन के नाम से आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये बिना सोल्व की हुई पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे बिना वैसे सोल्व की हुई बताऊंगा तो फिर लोगों को है ना फटाफट सोल्व किया हुआ मिल जाएगा। मैं बिना सोल्व की हुई जो पीडीएफ है वो आपको अभी टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। TCS एग्जाम जोन के नाम से है, आप लोग इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। फटाफट मुझे बताइए, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये कहता है ऐसे कितने प्रतीकोण, प्रतिकोण का मतलब प्रतीक है, ऐसे प्रतीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक पहले तो होनी चाहिए एक संख्या और ठीक बाद होना चाहिए एक अक्षर। पहले जो है प्रतीक यहां बीच में होगा, बाद में आपके पास अक्षर आना चाहिए और पहले आपके यहां संख्या आनी चाहिए। अक्षर का मतलब है A से Z तक का कोई भी, और अंक संख्या का मतलब है यहाँ 1 2 3 4 5 जो भी है वो संख्या आनी चाहिए। यहाँ कोई ना कोई आपका चिन्ह होना चाहिए, प्रतीक का मतलब यही है। तो आप देखेंगे सर इस प्रतीक के दोनों तरफ जो है वो एक तरफ संख्या नहीं है तो ये नहीं है। इस वाला जो प्रतीक है ना, ये वाला मैंने प्रतीक देखा, इसके दोनों तरफ केवल जो है इस वाला जो प्रतीक है ना, इसके ठीक पहले हाँ संख्या है और ठीक बाद में अक्षर है, तो एक तो ये स्टार हो गया सर। इस वाले प्रतीक के ठीक पहले संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। इस वाले प्रतीक के ठीक पहले संख्या नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। इस वाले प्रतीक के ठीक पहले संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसके पहले अक्षर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके पहले अक्षर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके पहले अक्षर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके पहले अक्षर आ रहा है। एक ही ऐसा आंसर है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा कितना होगा? 1 होगा। डी आपका राइट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वैसे एक ही ऐसा प्रतीक चिन्ह है तो राइट आंसर यही होगा। सर रात को 9 बजे, आज रात 9 बजे
वही प्रतिशत, जैसा कि कल आपको खूब मजा आया होगा। आज रात 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक हम प्रतिशत का टॉपिक जो है आगे रन करने वाले हैं। बहुत शानदार शानदार चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि आय अगर घटी है तो बढ़ेगी भी, चीनी का मूल्य घटा है तो बढ़ेगा भी, बिना सूत्रों के कैसे एज ए कॉमन सेंस हम लगाएंगे। आज रात 9 बजे आप जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक टेलीग्राम में जो लिंक आपको दी गई है उसको फटाफट से शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे साथ रात को 2 घंटे बिताएं, 1 घंटा इस वक्त बताएं। उम्मीद करता हूं ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होता होगा, आप लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस आता होगा। मॉक टेस्ट हल आप नहीं करते हैं, ये जिम्मा मैंने उठाया है कि आप लोगों को एक मॉक टेस्ट हल करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है कि ये रोज मैं आपको एक मॉक टेस्ट हल करवाऊंगा, रोज सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार और रविवार को मॉक टेस्ट हम हल नहीं करेंगे, मतलब कल शनिवार है मॉक टेस्ट हल नहीं होगा, परसों रविवार है नहीं होगा। 5 दिन सप्ताह के मॉक टेस्ट हल करेंगे सोमवार से शुक्रवार। हमारा एपिसोड ये सोमवार से शुक्रवार चलेगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं रात को 9 बजे। बाय। सबको मेरा प्रणाम फिर से।